जय हिंद दोस्तों। आज एक और लेसन के लिए, ज्योग्राफी के एक और लेसन के लिए आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने है ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजाति। बाकी डिटेल्स ये बोर्ड पे हैं, आप लोग देख लेंगे। मैं सीधे टॉपिक पे ही आता हूँ। ह्यूमन रेसेस या मानव प्रजाति क्या है? मतलब हम कहने का सीधा सीधा मतलब अगर मैं ऐसे शुरू करूं कि हम ऐसे क्यों हैं, ठीक है। मेरा ऐसे कहने से मतलब कि ये नहीं कि हम सीधे खड़े हैं या हमारे यहाँ दो आँख, नाक, कान और चेहरा ऐसा, ये ऐसा नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हम एक मानव होते हुए भी, जैसे हम लोग जानवरों की बात करें तो सारे जानवर लगभग एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन हम मानवों में बहुत अलग अलग प्रकार के मानव दिखाई देते हैं। किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, कोई गहरे रंग का होता है, या सीधे सीधे शब्दों में ही अगर कहें तो कोई काला दिखाई देता है, तो कोई गोरा दिखाई देता है, कोई भूरा दिखाई देता है। और हम भारतीयों का तो कलर ही अलग है, ये दोनों का मिक्सअप है, ना हम काले हैं ना गोरे हैं। किसी के बाल सीधे सीधे होते हैं, किसी के बाल लंबे घुंघराले होते हैं, किसी की नाक चपटी होती है, लंबी होती है, होंठ मोटे होते हैं, पतले होते हैं, आंखों का कलर अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब इससे है। तो ऐसा क्यों होता है कि सारे मानव जो है वो एक होते हुए भी अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं? और यहीं से प्रजाति की संकल्पना है, जो रेस की जो संकल्पना है, ये इसका उद्गम होता है कि कहाँ से आखिर में ऐसी विभिन्नता कैसे आ गई हमारे उसमें। जेनेटिक रूप से तो हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, 23 माता से आते हैं, 23 पिता से आते हैं, मतलब कि 46 गुणसूत्र हो गए और 23 जोड़े में हो गए, इतने ही हैं। अंदरूनी रूप से हम सबका रंग जो है, खून का रंग वो लाल ही होता है। हमारे पास एक हृदय है, फेफड़े हैं, बाकी सब इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं। लेकिन बाहरी रूप से हम ऐसे क्यों दिखाई देते हैं? किसी देश के आदमियों को हम लोग देखते हैं कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कई देशों में देखते हैं कि अब उनकी हाइट कम होती है। चीनी लोगों को हम लोग देखते हैं तो उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। हम लोगों की आंखें, अगर हम लोग भारत की अगर बात करें, हम लोगों को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, काली आंखें दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रकार की। यहीं से हम लोगों की जो रेस की संकल्पना है वो शुरू होती है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो मानव प्रजाति की जो संकल्पना है वो एक जैविक संकल्पना है, जो एक जीव के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके ह्यूमन रेस में एक मानव को एक जीव समझकर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक जैविक अवधारणा है, इसका अभिप्राय मानव के उन वर्गों से है जिसके वंशानुक्रम जो है, वंशानुगत रूप से ये मानव में लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये खानदानी लक्षण है। आप लोग भी सुने होंगे कि ये इसके में इसके दादा का लक्षण आ गया है, इसके में इसके नाना का लक्षण आ गया है, इसका चेहरा इसके जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो हमसे गुणसूत्र जो है वो हमारे जो गुणों के वाहक होते हैं वो हमारे में लेके आते हैं और हम उनके जैसे या अपने पूर्वजों के जैसे दिखाई देते हैं। एक होते हुए भी हम अलग अलग हैं, यही संकल्पना आगे बढ़ती है। तो जो मानव की प्रजाति है उसके संबंध में कुछ परिभाषाएं सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि मानव प्रजाति एक प्राकृतिक नस्ल है जो प्रकट करती है, जो कि नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को, ठीक है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई सभ्यता नहीं है। मानव प्रजाति कहने का मतलब ये नहीं है कि हम नगरीय सभ्यता से बिलोंग करते हैं या हम ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते हैं, हम पशुचारक हैं या हम कृषक हैं, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। ये एक प्रजाति है, ठीक है। ये एक प्रजाति से इसको हम लोग वो देखते हैं कि ये प्रजाति क्या होती है और कैसे हम इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ऐसे ही विडाल नीलाब्राश कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर के आकृति और उसकी शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। उसकी शरीर की जो विशेषताएं हैं, उसके शरीर के जो लक्षण हैं, उन पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है कि वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। उसकी मानसिकता से इसका कोई सरोकार या उसका कोई अभिप्राय नहीं है।
वैसे ही बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उन सबका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो कुछ चीजें हम लोगों के सामने आती हैं। सबसे पहला कि एक शब्द जो परिभाषा आती है हमारे पास, निचोड़ जो उसका है कि प्रजाति एक ऐसा मानव वर्ग है जिसमें ऐसे शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है जिससे आनुवांशिक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके। ऐसा हम लोग देखते हैं कि ये इस प्रजाति का है, जैसे हम लोग जानवरों में देखते हैं, ठीक है। हम अगर जानवरों की बात करें तो हम लोग सबसे सिंपल जो कॉमन जो एनिमल है हम लोगों के आसपास, डॉग्स और काउस यानी कि कुत्ते और गाय, हम लोग देख के बता देते हैं कि ये कौन सी नस्ल का है। उसके लक्षण दिखाई देते हैं हम लोगों को। कई कुत्तों में हम लोग देखेंगे कि उनके जो कान होते हैं वो नीचे ऐसे झूले हुए होते हैं, कई कुत्तों में देखेंगे कि उनके कान ऐसे खड़े होते हैं, कुछ कुत्तों के बाल जो होते हैं उनका आकार प्रकार जो होता है वो छोटा होता है, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनका रंग अलग अलग होता है, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद होते हैं। इसी प्रकार से मानव को भी एक जीव समझ के उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके विकास के, मानव प्रजाति के जो विकास के जो लक्षण हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, तो इसके कुछ लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति का प्रभाव, जो उसका प्राकृतिक क्षेत्र है उसका सबसे पहला प्रभाव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसका डिटेल अभी मैं करता हूँ। उसके बाद फिर ग्रंथि रसों का प्रभाव, ये भी हम लोगों के मानव शरीर के लक्षणों में ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। फिर प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि हम ऐसे ह्यूमन रेस क्यों हैं, इसमें मानव वर्ण और जातीय मिश्रण, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हम इस प्रकार से क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इनके आधारों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि किस आधार पे हम किसी मानव प्रजाति के लक्षणों के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो उसके कुछ लक्षण होते हैं, सबसे पहले उसकी कपालधारिता यानी कि उसके हेड का साइज, ठीक है, उसकी हेड की चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी गोलाई, इसके आधार पे मानव प्रजाति के जो उसका वर्ग है उसमें उसको रखा जाता है कि उसके जो सिर की चौड़ाई कैसी है, क्या है, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट नासिका सूचकांक। हमारी जो नाक है, हम सामान्य शब्दों में कहते भी हैं कि नाक ऊंची है, ऐसी है, वैसी है, तो ये खैर मजाक वाली बात है। तो नासिका सूचकांक के आधार पे हम लोग अपने उस मानव वर्ग की पहचान करते हैं कि उसकी नाक कैसी है, ठीक है, क्या वो लंबी है, क्या वो छोटी है, क्या वो मोटी है, ठीक है, ये इसका आधार एक बनता है। अगला पॉइंट आता है जो बाल हैं, ठीक है, बालों की लंबाई, ये एक इसका वो बनता है। इसमें आगे अगर मैं वो बोलूं, बालों की लंबाई से पहले एक पॉइंट जो उसका रक्त समूह, ठीक है, ब्लड ग्रुप, हमारा जो ब्लड ग्रुप है हम जानते हैं कि कुछ कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ, पॉजिटिव निगेटिव इसमें होते रहते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये भी एक प्रजाति विशेष में विशेष प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। जैसे अगर एक सबसे कॉमन एग्जांपल है जो मंगोलॉइड प्रजाति, यानी कि मंगोलॉइड प्रजाति अभी हो सकता है आप लोगों को नहीं लगे, तो चीनी जो लोग होते हैं उनमें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। ज्यादातर संख्या जो होती है मंगोलॉइड प्रजाति में वो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की होती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने जब उनका अध्ययन किया तब उनको पता चला, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक कद, हमारी हाइट लंबी है, छोटी है, किस प्रकार की है, ये इसके आधार बनते हैं प्रजातीय जो
हम निर्धारण करते हैं कि वो किस प्रजाति का है, इसमें इसका आधार बनता है। इसके अलावा उसका रंग, त्वचा का रंग, जो हमारे स्किन की कलर है, स्किन का कलर है, सफ़ेद है या काला है या लाल है या पीला है, ये इस पे निर्धारित करता है। इसके अलावा बाल कैसे हैं, सीधे हैं, घुंघराले हैं, लहरदार आकृति के हैं। नेत्र सूचकांक, ठीक है, हमारी आंखों की साइज कैसी है, क्या वो पूरी खुलती है, क्या वो थोड़ी चपटी रहती है, क्या वो अलग अलग रंगों की है, जैसे एक विशेष प्रकृति में या विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो आंखों की आकृति होती है और उसका जो रंग होता है, जैसे हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, हमारे यहाँ सामान्यतः हम लोगों को काले रंग के आंखों वाले लोग ही दिखाई देते हैं, चाहे वो महिला पुरुष हो। काले रंग की आंखें हमारे यहाँ भारत में कॉमन है। लेकिन जब हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, पोलैंड, नीदरलैंड और बाकी देशों में, ऑस्ट्रिया वगैरह में, तो वहाँ पे हम लोगों को अलग अलग कलर की आंखें दिखाई देती हैं। वहाँ पे हमको लाल आंखें दिखाई दे सकती हैं, नारंगी, पीली, हरी, नीली, इस अलग अलग प्रकार की आंखें दिखाई देती हैं। वहाँ काले रंग की आंखों वाले लोग कम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके आधार बनते हैं कि कैसे हम एक प्रजाति को एक प्रजाति में, उसी प्रजाति में रख सकते हैं। अब ये जो प्रजाति है, इनका मतलब इस प्रकार से ही ये डेवलप कैसे हुए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रकृति का प्रभाव। प्रकृति का प्रभाव कहने से मतलब है कि वो किस प्रकार के क्षेत्र में रहता है, ठीक है, किस प्रकार के क्षेत्र, क्या वो ठंडे क्षेत्र में रहता है, क्या वो गर्म क्षेत्र में रहता है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। आप लोग खुद भी अनुभव कर सकते हैं, आप कुछ देर धूप में बैठ जाइए, ठीक है, आपकी त्वचा का जो रंग होगा वो डार्क हो जाएगा, जिसको हम टैनिंग बोलते हैं सामान्य शब्दों में, टैन हो जाएगा यानी कि डार्क हो जाएगा। हमारी त्वचा के नीचे जो है एक मिलेनिन नाम का एक लौक पाया जाता है, जो कि सूर्य प्रकाश को सोखता है और त्वचा पे आ जाता है और उसका रंग काला होता है, जिसके चलते हमारी त्वचा का जो रंग है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है। ऐसे ही अगर कोई मानव या कोई मानव समूह जो है वो बहुत लंबे समय तक एक गर्म मौसम में रहने लगता है, ठीक है, तो उसका जो त्वचा का जो रंग है वो धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, डार्क होने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन वही अगर मानव समूह बहुत लंबे समय तक, लंबे समय से मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल, वो हो सकता है हजारों साल हो सकते हैं, ठीक है, वो 1000 साल या उससे भी ज्यादा समय हो सकता है। ऐसा ये प्रजाति के लक्षणों को बताने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसको छोटे 100-200 साल या ऐसे करके उसको चला लें कि नहीं ये तो इतने साल से लग रहा है, ऐसा नहीं। वो कई हजार साल, लाखों साल में हम ऐसे बने हुए हैं और उसको विकसित हुए हैं और उसको चेंज करने में भी उतने ही साल लग सकते हैं। तो ये पहला इसका पॉइंट आता है, प्रकृति का प्रभाव, कि वो किस प्रकार की प्रकृति में रहता है, ठीक है। क्या वो मैदानी क्षेत्र में रहता है, मैदानी क्षेत्र में अगर कोई मानव रहता है तो उसका शरीर फैलता है, ठीक है। अब आप लोग अगर कुछ अध्ययन किए होंगे तो आप लोगों को एक प्रजाति के बारे में पता होगा, एक जनजाति के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं पिग्मी। उनकी हाइट बहुत कम होती है, इतनी 3.5 से 4 फीट तक की उनकी हाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लोग जंगल में रहते हैं। अब जंगल का कैसे प्रभाव पड़ सकता है? वो जो मानव समूह है वो इतने लंबे समय से उस जंगल में रह रहा है, जंगल में उनको झुक झुक के चलना पड़ता है, उनको ऐसे अचानक से पेड़ों पे चढ़ना पड़ जाता है, तो इस कारण से उनके शारीरिक लक्षणों में बदलाव आने शुरू हो गए और वो बदलाव उस क्षेत्र विशेष के अनुसार ढल गए, ठीक है। तो ये उनका प्राकृतिक वर्ण है। आगे हम लोग इस प्राकृतिक वर्ण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इसकी प्रकृति का प्रभाव है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ग्रंथि रसों का प्रभाव, हमारे हार्मोन्स, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। सबसे बेसिक जो हार्मोन है वो स्त्री पुरुषों में विभेद करने वाला होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन और टेस्टोस्टेरोन, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं। पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं। एथिलीन एक हार्मोन होता है जो गैसीय अवस्था में होता है, जो पकने के समय पौधों को उनके फलों को पकाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो शरीर के अंदर से काम करते हैं। शरीर के अंदर काम किस प्रकार से करते हैं? वो हमको उस प्राकृतिक क्षेत्र में रहने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं कि कैसे हम उस क्षेत्र में
अपने आप को ढाल सके। तो ये एक क्षेत्र विशेष के लोगों में कुछ विशेष प्रकार से उन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है कि किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। तो ये ग्रंथि रसों का प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। प्राकृतिक वर्ण, हम वो प्रकृति हम जो जहाँ पे रह रहे हैं वो किस प्रकार की है, ये प्राकृतिक वर्ण से, इसका डिटेल में पहले ही कर चुका हूँ। और अगला जो इसका वो है पॉइंट है वो है मानव वर्ण। मानव किस प्रकार की प्रकृति का चुनाव करता है। चूंकि इस पृथ्वी पे सबसे विकसित जीव होने के कुछ फायदे भी हैं। तो फायदे ये हैं कि हम अपनी प्रकृति का चुनाव कर सकते हैं। हमारे पास इतनी तकनीक है, हमारे पास इतनी मशीनें हैं कि हम अपनी प्रकृति को बदल सकते हैं। अगर हम गर्म क्षेत्रों में रह रहे हैं तो उसको गर्मी को कम करने के लिए हम वहाँ पे उस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, एसी लगा सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र को हम कैसा बनाते हैं, ये उसका मानव वर्ण है कि किस चीज को हम चयन करते हैं, किस चीज को चूज करते हैं। ठीक है। और अगला जो है वो प्रजातीय मिश्रण है। चूंकि प्राचीन काल से ही बहुत सारी प्रजातियों में आदान प्रदान या मेल जोल बढ़ता चला आ रहा है। जब हम लोग आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की ही बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं कि उनके बीच में व्यापार चलता था मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से, चीनी सभ्यता से और यूनानी सभ्यता से। तो क्या होता था कि जब कुछ लोग इधर से उधर जाते थे या उधर से इधर आते थे तो कुछ लोग बीच में ही रह जाते थे। हो सकता है यहाँ पे ही कुछ लोग रह गए। तो उनकी प्रजाति का लक्षण जो था या यूनानी प्रजाति के जो लक्षण थे वो भारत में आ गए, या चीनी प्रजाति के जो लक्षण थे वो भारत में आ गए। तो इस प्रकार से वहां पे रहने वाले लोगों में मिश्रण होने लगा। तो यही मिश्रण आगे चल के एक अलग नई प्रजाति को जन्म देता है। तो ये प्रजाति कैसे हमारी उद्भव हुई, इसका ये कुछ प्रमाण है। ठीक है। आगे की अगर कुछ बात करें तो इसके कुछ विशेष लक्षण हैं जिसके आधार पे हम लोग एक प्रजाति को पहचान सकते हैं। पहला जो लक्षण है कि ये प्रजातीय संकल्पना है, प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है, और इसमें किसी भी समाज या सभ्यता के बारे में नहीं बताया गया। समाज या सभ्यता के बारे में इसमें हम लोग नहीं देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, प्रजाति की एक विशेष प्रजाति की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं और जिनके आधार पे उनको पहचाना जा सकता है। उनके कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं। जैसे सबसे कॉमन अगर लक्षणों की बात करें तो हम लोग चीन जो देश है, चीन देश के आदमियों को हम लोग देखें तो उनके लक्षण जो हम लोगों को दिखाई देते हैं, उनका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, मतलब सफेद ही होता है, वो गोरे होते हैं। इसके अलावा चीनी सभ्यता में हम लोगों को घुंघराले बाल देखने के लिए नहीं मिलते हैं। उसके अलावा उनकी नाक जो होती है वो चपटी होती है, होंठ पतले होते हैं, आंखें जो होती हैं वो खुलती नहीं है, बहुत थोड़ी सी खुलती हैं। तो ये उनके शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पे उनको विभेद किया जा सकता है। अब इसकी तुलना आप एक अफ्रीका या जिम्बाब्वे या जाम्बिया में रहने वाले आदमी से करिए, जिसको कि हम लोग निग्रिटो प्रजाति या निग्रो प्रजाति का बोलते हैं। उनकी हाइट कैसी होगी? उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, 6 फीट से ज्यादा के होते हैं, उनकी हाइट ज्यादा होती है। शरीर का रंग कैसा होगा? गहरा होगा। होंठ मोटे होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, आंखों का जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो इस प्रकार से एक चीनी और एक निग्रो प्रजाति के व्यक्ति को हम बहुत आसानी से उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं। तो ये इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो प्रजाति के शारीरिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। जैसा कि जेनेटिक्स में हम लोग देखते हैं, जो जीन्स हैं वो हम लोगों के लक्षणों को हमारे आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाते हैं और हमें हमारी पिछली पीढ़ी से आते हैं। माता पिता के लक्षण को उसकी संतानों में देते हैं और वो जीन्स के थ्रू वहन होता है। तो ये हस्तांतरित होते रहता है। और इसमें पर्यावरणीय अनुकूलन का भी जो पॉइंट है, यानी कि हम उस पर्यावरण में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। मान लीजिए कि हम एक पर्यावरण में रहना शुरू करते हैं, ठीक है। उस पर्यावरण में रहने के लिए, गर्म प्रकार के पर्यावरण में रहने के लिए हम लोगों को परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अगर उसी पर्यावरण में जन्म ले तो उसको उस पर्यावरण में रहने के लिए आसानी हो जाएगी। ये प्राकृतिक वर्ण है, ठीक है, कि वो अपने जो प्रकृति है उसको कैसे अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं।
फिर अगला जो पॉइंट है कि जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वो जो होते हैं मनुष्यों में एक बड़े समूह में पाए जाने चाहिए। मतलब कि उसका जो एरिया है उसका यानी कि जो मानव समूह है वो छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े स्तर पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 लोगों में पाया गया, 4 लोगों में पाया गया, ऐसा नहीं होता है। वो कई हजारों लाखों लोगों में मिल सकता है। ठीक है, जल्दी से इसको वो करते हैं। 5वां जो पॉइंट है इसका, ये विश्व की सभी जो मानव जातियां मूलतः एक ही हैं, लेकिन इसमें बाहरी परिवर्तन हुए हैं जो कि त्वचा, नासिका, बाल और उसकी शारीरिक बनावट आंखों के आधार पर हम लोग देखने के लिए इसमें मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोगों को मानव प्रजाति या ह्यूमन रेस के बारे में जानने के लिए हम लोगों को प्रेरित करती हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने इसको अपने अपने आधार पर, अपने अपने समझ के आधार पर इसको इस पे रिसर्च बहुत सारी की है और उन्होंने अपने आधार पे कई सारे जो प्रजातियां हैं उनका विभेदन भी किया है, जैसे मंगोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, नीग्रो है, निग्रिटो है, इसके अलावा द्रविडियंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी प्रजातियों का अध्ययन भी किया गया है। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।